डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फैट मेटाबॉलिज्म, जिसको लिपिड मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। इसी को वसा का उपापचय भी कहते हैं। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमने कार्बोहाइड्रेट का उपापचय, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। साथ में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया है। और ये सारी चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही ईजी वे में इसको समझाया गया है। अब आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फैट या लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये टॉपिक जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के लिए, साथ में जो 11th की तैयारी कर रहे हैं बायो, उसके अलावा नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आदि जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। ये जो फैट होता है उसको हम समझते हैं कि फैट या लिपिड जो होता है वो किसका बना होता है। ठीक है, यह फैट जो है ये न्यूट्रिएंट्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है ना। उसके अलावा फैट को लिपिड कहते हैं हम, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, वाटर है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें फूड से मिलता है, फूड कंपोनेंट्स हैं ये। उनमें से लिपिड भी एक है। लिपिड को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो लिपिड दो भागों में ब्रेक डाउन होता है। एक तो होता है फैटी एसिड में, जिनको वसीय अम्ल कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है ग्लिसरॉल, इनमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इनका ब्रेकडाउन करने पर ये दो मॉलिक्यूल में टूटता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो ये कह सकते हैं हम कि फैट किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इन दोनों से मिलकर के आपका फैट बनता है। तो फैट किससे मिलकर के बना है आपका, इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इन दोनों की। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिलते हैं तो फैट या लिपिड बनाते हैं। इसी को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें फैटी एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए गए, 3 मॉलिक्यूल लिए गए, और ग्लिसरॉल जो है उसका 1 मॉलिक्यूल इसमें काउंट होता है। फैटी एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है कि फैटी एसिड जो होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग कार्बन की चेन्स होती हैं, जिसमें लास्ट में एंड पर एक कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है वो यहाँ पर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। इस लंबी सी चेन को हम कह सकते हैं एल्किल समूह। ये एल्किल चेन है, इसलिए इसको मैंने आर से लिखा है। तो शॉर्ट में इसको क्या लिख सकते हैं, RCOOH। ठीक है ना, तो ये एल्किल समूह है। कौन सा समूह है, एल्किल समूह, जो किससे जुड़ा हुआ है, एसिडिक समूह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। ये जो फैटी एसिड का आपका समूह है, अब इसमें ये जो डॉट दिख रहे हैं आपको, जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं वो सब क्या है, आपके कार्बन है। और ये कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है। जो फैटी एसिड होते हैं लगभग 16, जैसे पामेटिक एसिड है, लेलोनिक एसिड है तो 18, तो अलग अलग कार्बन की चेन होती है। कार्बन 18 भी हो सकता है, कार्बन 16 भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो COOH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये COOH फर्स्ट कार्बन है। उसके अलावा ये जो पॉइंट दिख रहा है वो सेकेंड कार्बन है, इसको हम अल्फा कहते हैं। और ये जो कार्बन है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। और जब हम फैट मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि बीटा जो कार्बन होता है उसका ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर। अब आगे बात करें कि ये तो हो गया फैटी एसिड, ये लंबी चेन है जिसके एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल का ये उसका स्ट्रक्चर होता है ग्लिसरॉल का, इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, 3 कार्बन के समूह पर क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। अब इसके आगे बात करें तो जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, आपका ट्राइग्लिसराइड बनेगा, लिपिड बनेगा। तो फैटी एसिड जो है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया है RCOOH से, और इसके साथ हमने किसको ऐड किया है, ग्लिसरॉल को। तो ये देखिए ये ग्लिसरॉल है, ये पूरा के पूरा क्या है आपका, ग्लिसरॉल है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा कि ये जो फैटी एसिड है उसका OH वाला पार्ट और ग्लिसरॉल का H, ये दोनों मिलकर के, तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, यहाँ से आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, एस्टर बॉन्ड। जैसे एमिनो एसिड के बीच में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। वैसे ही यहाँ पर एस्टर बॉन्ड होते हैं और इस तरीके से एस्टर बॉन्ड बनते हैं, और ये जो H2O माइनस हो जाता है तो इस तरीके से ये आपका लिपिड का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम लिपिड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड। तो यहाँ से क्या आउट हो गया, H2O आउट हो गया। तो इस पोर्शन को हटा देने से ये स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एल्किल समूह होते हैं।
ठीक है ना। कितने समूह होते हैं? तेल एल्किल समूह होते हैं और इसी को हम लिपिड या फैट भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म की। तो लिपिड का जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है आपके साइटोसोल में होता है। कहाँ होता है? साइटोसोल में। साइटोसोल कहाँ होता है? तो जो हमारे सेलुलर फ्लूइड होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसी को हम कहते हैं साइटोसोल, ठीक है ना। कोशिका के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य होता है उसी को हम साइटोसोल कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साइटोप्लाज्म से क्या होता है? थोड़ा डिफरेंट होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें दो पोर्शन आएंगे आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म में। एक तो होता है लिपिड का फॉर्मेशन कैसे हो, इसका सिंथेसिस कैसे हो, ठीक है, जिसको एनाबॉलिज्म भी कहा जा सकता है। और एक लिपिड का ब्रेकडाउन कैसे हो, इसको कैटाबॉलिज्म कह सकते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एनाबॉलिज्म, दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में उसको बनाया जाता है, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनको जोड़ करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन में कि एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है उसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर, क्या कहते हैं उसको? ब्रेकडाउन। तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंथेसिस की, एनाबॉलिज्म की। इसको उपचय भी कहा जाता है और इसको अपचय भी कहते हैं। कैटाबॉलिज्म की क्या कहते हैं? अपचय। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? उपापचय होता है। क्या होता है? उपापचय। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो कैसे बनता है? तो प्राणी जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनमें फैटी एसिड जो होता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट से। मेनली हम जो फूड कंपोनेंट्स ज़्यादा मात्रा में यूज़ में लेते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं, जिससे हमको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। लेकिन एक बात आपको बता दूँ, जो फैक्ट है कि 1 ग्राम अगर हम कार्बन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन हम 1 ग्राम अगर फैट का मॉलिक्यूल लें तो 1 ग्राम फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब फैट या लिपिड से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, ठीक है ना, क्या मिलती है? डबल, जस्ट डबल एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स बनते हैं, ये फैटी एसिड जो होते हैं ये बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से भी बनते हैं। किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और साथ में बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमने पढ़े थे, इसेंशियल भी होते हैं, नॉन इसेंशियल्स भी होते हैं। उनसे भी फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, उनसे भी फैटी एसिड बनते हैं, उनका संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्राणियों में फैटी एसिड किससे बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट से और एमिनो एसिड से बनते हैं। और कोशिकाओं में जो हमारी सेल्स के अंदर जो फैटी एसिड होते हैं, इनका संश्लेषण जो होता है उसके लिए 2 सिस्टम होता है। 2 सिस्टम अलग अलग जगह काम करते हैं। एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम, ठीक है ना, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम। ये कहाँ वर्क करता है एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टम? तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, ये चीज़ हम पढ़ेंगे क्या होती है। तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सिंथेसिस कहाँ होता है? एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, ये जो मान लीजिए ये क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, ये क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पर फैटी एसिड का क्या होगा? सिंथेसिस होगा। इसलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस पर होता है, उसकी मेम्ब्रेन पर होता है। और अगर अंदर होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड कहेंगे। तो ये जो बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल तंत्र है ना, उसमें मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स यानी बहुत सारे एंजाइम का एक ग्रुप है, ठीक है, जिनको क्या कहते हैं? फैटी एसिड सिंथेटेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैटी एसिड का क्या कर रहे हैं? सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए इनको सिंथेटेज एंजाइम भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं? ये बहुत लंबी लंबी चेन वाले क्या बनाते हैं? फैटी एसिड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये लंबी लंबी फैटी एसिड वाली चेन बनाते हैं। और ये जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये पाया कहाँ जाता है हमारी बॉडी में? तो ये लिवर में भी पाया जाता है, हमारे एडिपोज टिश्यू जो होते हैं, ऊतक होते हैं, उनमें भी पाया जाता है। साथ में किडनी में, हमारी वृक्क के अंदर पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन में पाया जाता है, साथ में हमारे फेफड़ों यानी लंग्स में भी ये पाया जाता है। और हमारी जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। कौन? मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। यानी बहुत सारे एंजाइम का क्या होता है? ये ग्रुप होता है, जिसको फैटी एसिड का क्या करते हैं? ये सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इनको फैटी एसिड सिंथेटिस एंजाइम भी कहा गया है। अब आगे देखिएगा, हम जो कार्बोहाइड्रेट फूड के थ्रू लेते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है,
ये कार्बोहाइड्रेट जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें इससे एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलने के लिए हमने देखा था रेस्पिरेशन के अंदर कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो फर्स्ट साइकिल हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलाइसिस जब होता है, प्रोसेस होती है, उसके थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएगा, 2 पायरुविक एसिड की मॉलिक्यूल बनाता है। 2 पायरुविक एसिड की क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। और ये पायरुविक एसिड का जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ठीक है ना, विकार्बोक्सीकरण होता है, तो उससे बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आप जा करके वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी वे में समझाया है। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या चीज़ें बन गई, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा तो पायरुविक एसिड बनाएगा, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए आपने देखा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एक एसीपी से जुड़ता है। एसीपी मीन्स यहाँ पर है एसाइल कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन है जो क्या करती है, कैरी करती है, किसको, एसिल ग्रुप को कैरी करती है, इसलिए इसको एसिल कैरियर प्रोटीन कहा है। क्या कहा है, एसिल कैरियर प्रोटीन। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी तो क्या बनाएगी, एसिटाइल एसीपी बनाएगी, ठीक है ना, कोएंजाइम को क्या कर देगी, बाहर कर देगी। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए एसीपी के साथ जुड़कर एसिटाइल एसीपी बनाता है। ये एसीपी क्या है, मैंने अभी बताया, एसाइल कैरियर प्रोटीन है जो एसाइल ग्रुप को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, ठीक है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक चीज क्या बन गई, एसिटाइल एसीपी बन गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये एक और मॉलिक्यूल बनाता है। ये 2 कार्बन वाला होता है, इसके अंदर 2 कार्बन होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ेगा, साथ में कार्बोनेट आयन भी जुड़ते हैं, और एटीपी भी इसमें यूज़ में ली जाती है, और इसके द्वारा ये एक मॉलिक्यूल बनाता है जो 3 कार्बन वाला होता है, जिसको मेलोनाइल कोएंजाइम ए कहते हैं। क्या कहते हैं, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। और ये मेलोनाइल कोएंजाइम ए है, उसको कैरी कौन करेगा, वही एसीपी करेगा, और ये जुड़ जाता है इसके साथ में, तो इसकी एडिशन से बनता है मेलोनाइल एसीपी। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमने देखी, एक तो बन रहा है आपका एसिटाइल एसीपी, दूसरा बन रहा है मेलोनाइल एसीपी, ठीक है। ये किससे बन रहा है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो डिकार्बोक्सिलेशन से मिला था हमें, उसमें एसीपी यानी एसाइल कैरियर प्रोटीन जुड़ गई, तो एसिटाइल एसीपी बन गया, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्या बना, मेलोनाइल कोएंजाइम ए बना। कैसे बना, तो 2 कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एक कार्बन और एंटर कर गया, 3 कार्बन वाला क्या बन गया, मेलोनाइल कोएंजाइम है, और इसमें एसीपी जुड़ने से क्या बन गया, मेलोनाइल एसीपी बन जाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें एसिटाइल एसीपी और मेलोनाइल एसीपी ये दोनों जब मिलते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है। तो आगे देखिएगा, ये जो एसिटाइल एसीपी है 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मेलोनाइल एसीपी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों जब जुड़ते हैं, ठीक है ना, इन दोनों की एडिशन होती है तो बनता है एसीटो एसिटाइल एसीपी। और ये कितने कार्बन वाला होता है, 4 कार्बन वाला, जबकि ये कितने हो रहे हैं, दोनों मिलाकर के 5 कार्बन हो रहे हैं। तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कितने कार्बन बचे, 4 बचे, और ये 4 कार्बन जो होते हैं इनको एसिटो एसिटाइल एसीपी कहते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिएगा, ये एसिटो ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है, और ये एसीपी जो एसाइल कैरियर प्रोटीन है, जो केवल यहाँ पर किस लिए जुड़ी है, उसको कैरी करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा, ये जो एसिटो एसिटाइल एसीपी है, अब आगे इसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो देखिएगा। अब एसिटो एसिटाइल एसीपी, इसमें सबसे पहले तो होता है रिडक्शन, उसके बाद होता है डिहाइड्रेशन, फिर वापस क्या होता है, रिडक्शन। 3 प्रोसेस याद रखनी है, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, अगेन रिडक्शन, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन फर्स्ट है। कैसा है, रिडक्शन फर्स्ट है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन, और एक होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन निकलना या हाइड्रोजन का एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, वो कहलाता है रिडक्शन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहां पर हम रिडक्शन की बात करें तो क्या ऐड होगा, यहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो यहां पर NADPH2 जो होता है उससे क्या होगा, हाइड्रोजन फ्री होगा, और ये NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, किस में, एसिटो एसिटाइल एसीपी में। तो एसिटो एसिटाइल एसीपी यहाँ पर इस तरीके से था, जिसमें ये जो
बॉन्ड है ये क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसमें हाइड्रोजन जब जुड़ जाते हैं तो एक हाइड्रोजन जुड़ता है आपके इस O वाले O के साथ जुड़ेगा, ठीक है ना। किसके साथ जुड़ेगा, O के साथ, तो ये OH बनेगा, अल्कोहल ग्रुप बनाएगा। और एक यहाँ पर जुड़ेगा तो ये बना देता है इस तरीके से, देखिएगा ये संरचना बन जाती है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है ना। जो अनसेचुरेटेड था वो सेचुरेटेड हो गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो ये रिडक्शन में क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल एसिड बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल एसिड बनता है। अब इसका क्या होगा, अगेन डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना, ठीक है ना। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण। अब इसमें क्या होगा, देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये जो आपका बन गया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरिल एसिड बन गया। अब इसमें से हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल में OH का तो ये ग्रुप निकल जाता है और ये जो CH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाता है, जो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट किया हुआ है, ठीक है ना, वो निकल जाएगा। और वो दोनों निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस क्या होगा, कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाता है, तो एक हाइड्रोजन जो है वो जुड़ा हुआ था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। OH समूह क्या हो गया, निकल गया, H2O पूरा निकल जाता है बाहर और यहाँ पर भी एक ही H बचता है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ये वैलेंसी वगैरह आपने क्लास 9-10th में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में आउट हो जाते हैं। और आगे का जो है वो वैसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O SCP कैरियर प्रोटीन, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसका क्या होता है, ये बनता है क्रोटोनाइल SCP बनता है। क्या बनता है, क्रोटोनाइल SCP, ठीक है। अब इसका क्या होगा, अगेन रिडक्शन होगा। अगेन क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। तो अगेन जब इसका रिडक्शन होता है क्रोटोनाइल SCP का, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका इसमें रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे NADPOH2 वापस एक मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, NADP पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा इसके अंदर। रिडक्शन सेकेंड है, तो पहले रिडक्शन हुआ फिर डिहाइड्रेशन हुआ, इसमें हाइड्रोजन जोड़ा हमने, इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, इसमें अगेन हाइड्रोजन हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अगेन हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब हाइड्रोजन यहाँ पर एक तो ऐड होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH है तो CH2 हो जाएगा, ठीक है। और CH2 हो गया तो यहाँ पे वापस क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की जगह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो ये बन गया आपका CH2, यहाँ पर भी हो गया। तो ये हो गया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और SCP, ठीक है ना। और इस तरीके से ये आपका जो है सब जगह क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये बन गया आपका 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, इसलिए इसको ब्यूटाइरिल SCP कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटाइरिल SCP। और ये आपका जो ब्यूटाइरिल SCP होता है इसके आगे की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, ये आप देखिएगा इस तरीके से वापस ये चलती रहती है, ठीक है। ब्यूटाइरिल SCP जो होता है ये वापस किस में चला जाता है, ये वापस किस से कनेक्ट होगा, एसिटाइल SCP से कनेक्ट होगा, ठीक है ना, इससे जुड़ेगा और वापस यही प्रोसेस होती है। वापस रिडक्शन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वापस रिडक्शन सेकंड होगा और इस तरीके से ये 4 से कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे। इसी तरह ये वापस बार बार ये प्रोसेस होती है और ये 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, ठीक है ना। ये श्रृंखला जो है, ये सीरीज जो है वो चलती रहती है। ये सीरीज क्या होती रहती है, चलती रहती है जब तक कि हमें फैटी एसिड कैसे नहीं मिल जाए, एक बहुत बड़ी लंबी चेन के रूप में हमें फैटी एसिड नहीं मिल जाए, तब तक ये सीरीज चलती रहती है। इसके अलावा बात करें, ये तो हो गया आपके एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सिंथेसिस होता है वो फैटी एसिड का कैसे होगा। तो फैटी एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसका जो माइटोकॉन्ड्रियल पथ है इसमें कुछ खास नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो पहले से फैटी एसिड बन गए हैं, ठीक है ना, उन पहले से फैटी एसिड बने हुए हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर लंबा किया जाता है। लंबा मतलब कैसे, खींच के लंबा नहीं करना है, इसकी जो श्रृंखला है, इसकी जो चेन है, ठीक है ना। जैसे कि ये 4 कार्बन की है तो उसको अगर 16 कार्बन की करनी है, ठीक है ना, उसको लंबा करेंगे तभी होगी। तो ये फैटी एसिड को क्या करता है, लंबा करने का काम कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रियल सिंथेसिस यहाँ पर होता है,
ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेलानिल कोएंजाइम ए का यूज़ नहीं होता है, इसकी जगह एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए का यूज़ होता है। और यहाँ पर ACP जो कैरियर प्रोटीन होती है इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है, इसका भी यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली कि कैसे क्या होता है, और इसको वापस एक बार रिवीजन कर लें हम कि किस तरीके से हमने देखा कि एसिटाइल ACP जो था, मेलोनाइल ACP जो थे, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ठीक है ना, तो एसिटो एसिटाइल ACP बनाते हैं 4 कार्बन वाला। ठीक है, एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फ्री हो गया। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था। इसमें जब रिडक्शन होगा और रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो इसके नीचे की तरफ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका वापस डिहाइड्रेशन होगा तो वापस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक OH यहाँ से निकलेगा और एक H CH2 के अंदर से निकल जाता है। ठीक है, तो एक ही H बचेगा और यहाँ पर OH निकल गया, तो ये जो H इसको हमने ऊपर लिखा है और ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा। ठीक है, और फिर अगेन रिडक्शन जब होता है तो वापस हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पर भी होगा, और ये वापस हाइड्रोजन ऐड यहाँ पर होते हैं, तो ये भी CH2, ये भी CH2। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्या हो जाता है, ब्यूटाइल ACP बनता है। और ये प्रोसेस क्या होती है, बार बार चलती रहती है जब तक कि हमें लंबे लंबे फैटी एसिड नहीं मिल जाए। ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर मेन फंडा ये होता है इसमें कि ये जो फैटी एसिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है वो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब ऐसे फैटी एसिड जिसमें बहुत सारे कार्बन हैं। ठीक है ना, और ये बहुत सारे कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो है सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है ना, तो ये कहलाता है सैचुरेटेड, संतृप्त वसीय अम्ल। और अगर इनके बीच में कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड भी आ गया, एक भी डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।